चलो देखो, कल से ने पॉइंट कहाँ छोड़ दे रहा कल? छोटी आंत और बड़ी आंत बचा। चलो देखो, छोटी आंत, तो छोटी आंत कहाँ है? छोटी आंत जो है ये छोटी छोटी आंत है, ये आमाशय के जस्ट बाद आने वाला भाग है। क्या है? आहार नाल का है, पाचन तंत्र का आहार नाल के बाद का भाग है। यह क्या है? यह किसके बाद आता है? आमाशय के बाद आता है। ठीक है, तो आमाशय के बाद इसका ये छोटी आंत आती है। क्या आती है? हाँ, तो आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में प्रवेश करता है। कहाँ पर? छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत यह क्या करता है? यह भोजन को अवशोषित करने का मुख्य केंद्र है। भोजन को अवशोषित करने का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर भोजन अवशोषित किया जाता है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबी होती है तथा यह 2.5 सेंटीमीटर का चौड़ी होती है। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, चौड़ी होती है। या अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है? कुंडलित नलिका मतलब मुड़ी मुड़ाई नलिका होती है। मुड़ी मुड़ाई पाइप उद्मा होती है। ठीक है, तो यह सबसे कुंडलित नलिका होती है। इसको इस पाइप हम नलिका को हम आंत को 3 भागों में बांट सकते हैं। आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, अगर हम आंत की बात करें तो आंत को हम 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। पहला भाग कहलाता है आपका ग्रहणी। क्या कहलाता है बच्चों? और दूसरा जो भाग है, सेकंड भाग, जो फर्स्ट है, और दूसरा भाग कहलाएगा आपका मध्यांत। क्या कहलाएगा? मध्यांत। और तीसरा भाग क्या कहलाएगा? तीसरा कहलाएगा भैया शेषांग। क्या कहलाएगा? शेषांग। ग्रहणी, मध्यांत और शेषाग्र। ठीक है, ग्रहणी, मध्यांत और शेषाग्र किसके भाग हैं? छोटी आंत के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ग्रहणी, मध्यांत और शेषाग्र। जो भाग किससे तुरंत आमाशय से, किससे? आमाशय से निकल कर किससे मिलता है? ग्रहणी से मिलता है। कहां से मिलता है? ग्रहणी से मिलता है। ग्रहणी का आकार सी या यू के आकार का होता है। कैसा होता है? यू के आकार। मतलब जो ग्रहणी का आकार ऐसे भी होता है सी या यू, मतलब सी यू एक ही जैसे होते हैं, केवल इनकी पोजीशन बदली है। क्या बदली है? पोजीशन बदली। तो अगर इसको हम यू को ऐसे रख दें तो क्या हो जाएगा? सी जैसा हो जाएगा। तो इसको हम सी के आकार का भी कह सकते हैं, यू के आकार का भी कह सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है, बहुविकल्पी में कहता है कि ग्रहणी किस आकार की होती है? ऑप्शन लिख देगा। या फिर पूछेगा कि यू के आकार की कौन सा अंग होता है, ये कौन सी संरचना होती है? तो आपको यू पूछे तब भी आपको ग्रहणी बताना है, और सी पूछे तब भी ग्रहणी बताना है। ठीक है, तो ग्रहणी यू क्या होती है? यू या सी आकार की एक संरचना होती है। ठीक है, यह कहां से जुड़ी होती है? आमाशय से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आमाशय से जैसे ही भोजन कहां पर जाता है, नीचे खिसकता है, तो ग्रहणी में प्रवेश करता है। कहां पर? आंत का ये भाग है, आंत का एक का है भाग है। तो पहला भाग आंत का कहलाता है ग्रहणी। ठीक है, जैसे ही भोजन का होता है ग्रहणी में प्रवेश करता है, तो जो ग्रहणी है ये 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी इसकी चौड़ाई होती है? 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर भाग इसका होता है। इसमें एंजाइम ग्रंथियां नहीं होती। यहाँ पर एंजाइम ग्रंथियां नहीं होती है, मतलब यहाँ पर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब ये आमाशय से भोजन इसमें आता है, आमाशय से भोजन इसमें आता है, तो जो भोजन एंजाइम आमाशय में मिले होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं? भोजन को यहीं पर ज्यादातर पचाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी जल्दी भोजन पच नहीं पाता है। तो यहाँ तक जब तक धीरे धीरे आता है तब तक यहाँ पर भोजन क्या होता है? पूर्णतया पचता है। ठीक है, तो आज ग्रहणी में कोई क्या होती है? पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, ना तो कोई यहाँ पर एंजाइम रिलीज होते हैं, लेकिन पाचन यहीं पर ज्यादातर होता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्रूनर। कौन सी?
भ्रूणल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्मा स्रावन करती हैं। क्या करती हैं? श्लेष्मा निकालती है। क्या निकालती है? एक चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा निकालती है। भ्रूणल, कौन से? भ्रूणल, भ्रूणल, ठीक है। भ्रूणल की जो ग्रंथियां होती है यहाँ पर पाई जाती है जो श्लेष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है? श्लेष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ संयुक्त यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा पित्त रस अग्नाशयी रस का आकार लुगदी में मिलकर लुगदी जैसा बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लुगदी बनकर आता है भोजन, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं मध्यांत की, ठीक है। तो भोजन जब नीचे थोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तब मध्यांत में पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? मध्यांत में, ठीक है। तो मध्यांत में कुछ नहीं होता है, निचले की ओर ग्रहणी के खुलता है जो लगभग 2.4 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 4 मीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर का व्यास होता है। 2.4 मीटर लंबा होता है और व्यास की बात करें, मतलब चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है? 4 सेमी। कितनी? 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब आता है इसके जस्ट का निचले का भाग, ठीक है, श्लेषाग्र। क्या होता है? शेषाग्र। शेषाग्र मतलब क्या होता है, ग्रहणी और मध्यांत के बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो कहलाता है शेषाग्र। क्या कहलाता है? शेषाग्र कहलाता है। अब शेषाग्र की बात करें तो शेषाग्र जो है ये क्या होता है, एक कुंडलित नलिका है। क्या है? अरे मतलब आधी कुंडलित नलिका है तो शेषाग्र भी कुंडलित नलिका होगा, ठीक है। यह 3.4 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 3.4 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अब इसकी साइज भी कुछ इसी प्रकार से चौड़ाई में भी होती है, 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आगे। इसकी दीवार से क्या होता है, यह जाकर कहां पर खुलता है? बड़ी आंत में। कहां पर जाता है? बड़ी आंत में। भैया जैसे ही शेषाग्र खत्म होता है बड़ी आंत की शुरुआत होती है। क्या है कि बड़ी आंत की शुरुआत होती है, ठीक है। तो बड़ी आंत की शुरुआत करने से पहले, बड़ी आंत की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ पढ़ा देते हैं, थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो अंतिम हिस्सा होता है, यह क्या होता है? छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। इसकी दीवार मध्यांत से पतली होती है। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। यह बड़ी आंत के उडुक या सीकम में खुलता है। कहां पर? उडुक या सीकम, ठीक है। तो ये जो बड़ी आंत का भाग होता है उडुक या सीकम, क्या होता है? उडुक या सीकम में मिलता जाता है, जुड़ता जाता है। कहां पर? उडुक या सीकम में, ठीक है, खुलता है। छोटी आंत के इस भाग को हम रसांकुर या सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर या सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, ठीक है। उपस्थित होते हैं जो पचे हुए भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर छोटे छोटे रोए पाई जाती है, छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो पचे हुए भोजन का, मतलब कि यहाँ तक जितनी भी बड़ी छुटकी आंत में जितना भी भोजन पचा होगा तो सारा अवशोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेश भोजन नीचे भेजा जाएगा जिसमें कोई अवशोषित करने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद अब छोटी आंत का पचना, मतलब छोटी आंत में भोजन का पचना कैसे होता है, तो का होता है भोजन में, छोटी आंत में जो पचता है भोजन। तो छोटी आंत लिखा है, छोटी आंत में पचना का, छोटी आंत में पचना। हाँ, तो छोटी आंत में भैया का पचता है, कैसे पचता है, ठीक है। तो लिखा है कि हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। हालांकि भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पर प्रोटीन, वसा आदि का पाचन प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन और वसा का पाचन कहां से? आमाशय से शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, परंतु पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में क्या होती है? संपन्न होती है। कहां पर होती है? संपन्न। पचना तो कहां से शुरू हो जाता है? पचना तो मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो पचने की पूरी प्रोसेस होती है वो कहां पर समाप्त होती है? छोटी आंत में होती है। अब छोटी आंत में जब पचना होता है तो ये कैसे कैसे पचता है देखो।
यहाँ पर क्या होता है, अग्रभाग अर्थात ग्रहणी, ग्रहणी में यकृत से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस। ठीक है, यकृत से पित्त रस निकलता है। ठीक है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस, कहाँ से? अग्नाशय से अग्नाशयी रस, और आंत की भित्ति से क्या हो? आंतरी रस। कौन सा? क्या करेंगे? आंतरी रस। ठीक है, ये सभी जो रस निकलते हैं, रस मतलब क्या हो गए? एंजाइम या प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, ये सब निकलकर क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। ये सब क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या आता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें कौन से तीन एंजाइम निकलते हैं? एक तो निकलता है, कौन सा पहला है? पहला है पित्त रस। क्या है? पित्त रस। एक पित्त रस जो है ये कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ से निकलता है? इसका ध्यान रखो, यकृत। पहले हम लिखते हैं यकृत। ठीक है, यकृत कहाँ से निकलता है? यकृत से पित्त रस। क्या निकलता है? और दूसरा क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस का अग्नाशयी रस। देखो, अग्नाशयी। तो देखो, देखिए आंत से क्या निकलेगा? तीन निकलेंगे। क्या? तीन प्रकार के रस निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे। जो यकृत से निकलेगा पित्त रस, अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस, और आंत से निकलेगा, आंत की भित्ति से निकलेगा आंतरी रस। ठीक है, अब ये सबसे पहले हम बात करेंगे यकृत से निकलने वाला पित्त रस। पित्त रस का काम क्या है? पित्त रस में होता क्या क्या है? ठीक है, तो पित्त रस का काम केवल है जब भोजन जो ऊपर से आता है, कहाँ से? आमाशय से जो भोजन आता है ग्रहणी में। कहाँ पर? ग्रहणी में। वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो ये जो पित्त रस होता है ये अम्लीय को क्षारी बना देता है। क्या बना देता है? हाँ, अम्लीय को क्षारी बनाता है। और अम्लीय को क्षारी बनाने की यह प्रक्रिया कहलाती है इमाइलेसीकरण। क्या कहलाती है? इमाइलेसीकरण कहलाती है। आगे देखते हैं। अब आज इमलाइसीकरण। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, इसमें पाया क्या जाता है? इसमें जो है पित्त रस में क्या क्या होता है? 92% जल होता है। क्या होता है? 92% जल होता है। 92% जल होगा। बचे 8% में सभी चीजें होती है। बचे 8% में कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, सबसे पहले 0.3% से 0.9% तक क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पित्त वर्णक 0.3%। क्या आता है? 0.3% पित्त वर्णक आता है। उसके बाद आपका आएगा वसा आएगा। कितना आएगा? 1% वसा आएगा, वसा अम्ल होंगे। और लेस्थिन होगा 0.3%। क्या होगा? लेस्थिन। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं ये मिलकर क्या बनाती है? 100% बनाती है। और 92% यहाँ पर जल ही उपस्थित होता है। उसके बाद आता है अग्नाशयी रस। क्या आता है? अग्नाशयी रस। इसका पीएच मान लगभग 7.2 से 8.2 के बीच होता है। कितना होता है? 2 के बीच होता है। अर्थात ये कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान कम होता है वो अम्लीय होते हैं। तो जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। तो ये क्या है? अग्नाशयी रस कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें से जो निकलता है जो, अर्थात यह क्षारीय होता है। अर्थात यह क्षारीय होता है। इसमें लगभग 96% जल और शेष बचे पाचक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? 96% जल होगा, 4% में क्या होंगे? पाचक एंजाइम्स होंगे। और पाचक एंजाइम्स देखो 96% क्या होगा बच्चों? 96% जल होगा। और कितना बचा? 4% बचा, इसमें पाचक एंजाइम होंगे। और पाचक एंजाइम कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो पाचक एंजाइमों की अगर हम बात करें
थोड़ा इसमें बड़ा लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अग्नाशयी रस, क्या अग्नाशयी रस की बात कर रहे थे। ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। इसमें कितने परसेंट? ये क्या होता है? 7 से 7.2 8.2 तक का होता है। इसका पीएच मान होता है। कितना होता है? पीएच मान होता है। और पीएच मान क्या होता है? मतलब ये अम्लता और क्षारीयता को बताता है। पीएच मान क्या करता है? अम्लता और क्षारीयता को बताता है। तो मतलब अगर 7 से ज्यादा पीएच मान किसी का होता है तो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान 7 से ऊपर है, इसका मतलब ये क्या है? क्षारीय। कैसा है? क्षारीय। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अम्ल जो इसमें 96% क्या होगा? जल होगा। कितना होगा बच्चों? जो रस होगा, अग्नाशयी रस होगा, इसमें 96% जल होगा। क्या होगा? जल होगा। बचे 4% में एंजाइम होंगे। कितने होंगे? 4% जो बचेगा इसमें क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? एंजाइम्स नंबर 1, एंजाइम की सबसे पहले हम बात करें तो एंजाइम नंबर 1 कौन सा होगा? सबसे पहला होगा प्रोटीन का पाचक एंजाइम। कौन? प्रोटीन पाचक एंजाइम। चलो प्रोटीन पाचक होगा, इसे कह देते हैं प्रोटीन पाचक। दूसरा 2 नंबर कौन सा होगा? दूसरा होगा कार्बोहाइड्रेट पाचक। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट पाचक। कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला। एक तो प्रोटीन को पचाने वाला, दूसरा कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला, और तीसरा होगा आपका कौन होगा? वसा को पचाने वाला। कौन सा? वसा को पचाने वाला, वसा पाचक। ठीक है, तो ये 3 हो गए। कौन से हो गए? 3 हो गए। अब इनकी तीनों की हम बात थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आंतरिक रस को पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? आंतरिक रस। ठीक है, जो आंत की भित्ति से निकलता है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो इनके बारे में प्रोटीन पाचक एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन पाचक जो एंजाइम है बच्चों, तो सबसे पहले कौन सा है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम में हम बात करें तो एक आता है ट्रिप्सिन। क्या आता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो प्रोटीन को क्या करेगा? ये प्रोटीन को कहाँ लिख रहे हैं? प्रोटीन को ये क्या करेगा? ठीक है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन, ठीक है, तो प्रोटीन को क्या करेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करेगा? पचाएगा। कैसे पचाएगा? पचाकर क्या करेगा? पेप्टोस में बदलेगा। क्या में बदलेगा? पेप्टोस में। ये और क्या में तोड़ेगा? पेप्टोस में, और सहायक उत्पाद में कुछ और बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बनेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, समझ गए ना बात? प्रोटीन को कौन पचाएगा? कौन पचाएगा प्रोटीन को? ट्रिप्सिन। कौन बनाएगा? ट्रिप्सिन पचाएगा। कौन पचाएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पचाएगा तो क्या बनाएगा? पचाएगा तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा पेप्टोस। क्या बनाएगा? पेप्टोस या पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इस तरह से इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान भी अगर बात करें तो इसकी पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो इसका होता है 7.8 होता है। कितना होता है? 7.8। इसका मतलब क्या है? इसका रियल सा मतलब है कि ये क्या है? क्षारीय है। कैसा है? कैसा है? क्षारीय। ठीक है, आगे देखो। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें। किसकी करें? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? और इसका देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसको और इसमें एक छोटा सा हार्मोन एक बच गया है इसमें प्रोटीन। ठीक है, इसमें दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं काइमेटोट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? कौन बोलेंगे? काइमोट्रिप्सिन।
काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन कहेंगे, क्या कहेंगे, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन है, ये क्या करेगा, ये तुरंत उसे प्रोटीन को क्या करेगा, जैसे कि जो प्रोटीन को ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, पेप्टोपेप्टाइड में तोड़ रहा था, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ रहा था, तोड़ रहा था ना। उसके बाद क्या कर रहा है, अब ये जो है ये इसी का रूप है, कि क्या है, ट्रिप्सिन का ही एक रूप है, ट्रिप्सिन का एक ही रूप है। ये भी क्या करेगा, ये इसको प्रोटीन को कहाँ में तोड़ेगा, पेप्टाइड्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में, कौन सा, पॉलीपेप्टाइड्स में। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये इसमें जो ये पीएच मान इसका कितना होता है, अब ये टूटने के बाद ये क्या करेगा, ये इसको और तोड़ देगा, इसको क्या करेगा, जब ट्रिप्सिन का पीएच मान होता है 7.8 और 7.8 जो होता है, तो ये क्या करेगा, इसको और तोड़ेगा, तो बनाएगा कार्बोपेप्टाइड्स, क्या बनाएगा, कार्बोपेप्टाइड्स, क्या बनेगा, पेप्टाइडेज, ठीक है, कार्बोपेप्टेज का बनाएगा, कार्बोपेप्टेज बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोपेप्टेज बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको, और कार्बोपेप्टेज जो टूटेंगे इसके इसके वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से काइमोट्रिप्सिन की वजह से, काइमोट्रिप्सिन की वजह से, तो टूट कर क्या बनेंगे, बनेंगे अमीनो अम्ल, क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा, इस तरह से ये क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट पाचक, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचक। अब कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से, उनका नाम बता देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इमाइलेज या फिर इमाइलास्पिन, क्या कहते हैं, इमाइलेज, पहले इमाइलेज, ठीक है, इमाइलेज को पढ़ो, पहले क्या पढ़ो, इमाइलेज, ठीक है। तो इमाइलेज क्या है, अब इमाइलेज जो है ये क्या करेगा, ये जो अग्नाशयी रस में उपस्थित इमाइलेज नामक एंजाइम पॉलीसेक्टेराइड्स मंड को क्या करेगा, डाइसेक्टेराइड्स यानी मल्टोज में बदल देगा, क्या में बदल देगा, मल्टोज में, ठीक है। देखो ये जो इमाइलेज है ये मंड का है, मंड, और मंड का टेक्निकल नाम जान लेते हैं, क्या होता है, मंड को क्या कहा जाता है, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड्स को अमीनो अम्ल क्या करेंगे, इमाइलेज क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, काहे में, मल्टोस में, काहे में, मल्टोस में, काहे में तोड़ देगा, मल्टोस में तोड़ देगा भैया, ठीक है, मल्टोस में तोड़ देगा। अब मल्टोस को हम क्या कहेंगे, मल्टोस को कहेंगे बच्चों डाई डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ठीक है। तो डाइसेक्राइड्स में तोड़ देगा, ठीक है, समझ गए ना बात इतनी, हाँ। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, टेक्निकल नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ, तो कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब आगे देखो वसा पाचक, क्या आते हैं, वसा पाचक, ठीक है। तो वसा पाचक एंजाइम में कौन है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टीएप्सिन, क्या बोलेंगे, स्टीएप्सिन, क्या बोलेंगे,
एसिड, ठीक है। तो एस्टिएप्सिन जो होगा ये क्या करेगा, इमाइलीकृत वसा, ठीक है। तो क्या करेगा, इमाइलीकृत वसा, इमाइलीकृत को कर दिया रहा है प्रोटीन, क्या कर जाएगा, इमाइलीकृत कर दिया। इमाइलीकृत करना मतलब क्या होता है, अम्लीय को क्षारीय में बदलना, अम्लीय को, ठीक है, ठीक है। तो इसको बाद क्या होगा, इसके बाद होगा जो हमें वसा मिलेगा, कौन सा वसा, वह इमाइलीकृत वसा, क्या हो गया, इमाइलीकृत, ये थोड़ा साफ लिखिए, वसा, हिमालयीकृत वसा को क्या करेगा ये, इसका पीएच मान भी वही होगा, पीएच मान कितना होगा, पीएच मान होगा 7.8, कितना होगा 7.8, इसलिए होगा क्योंकि सब एक ही चीज से बने हैं, कहाँ से बने हैं, एक ही चीज से बने हैं, कि तो थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया होकर तो थोड़ा थोड़ा इनके नाम बदल रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइपेज या स्ट्रिपेप्सिन, लाइपेज क्या करेंगे, माइलेज और लाइपेज ये दोनों एंजाइम है, इसको दूसरा नाम क्या करेंगे, क्या पेप्सिन की पेप्सिन, पेप्सिन होता है, पेप्सिन याद रखना है, ठीक है, पेप्सिन, समझ गए ना। इसको क्या करेगा, इमाइलीकृत वसा को क्या करेगा, तोड़ देगा, क्या करेगा, काहे में, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल, कौन सा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, है चौथा जो केमिस्ट्री का बच्चा है, जब इसको पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ग्लिसरॉल क्या है, ठीक है। इस तरह से ये इसका काम होगा। फिर आता है लास्ट हम बात करेंगे, तो लास्ट में बात है सबसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा काम, ठीक है। अभी तो छोटी आधी ही पढ़ाई जा रही है, बड़ी बात तो बहुत है, बड़ा लंबा है प्रोसेस, ठीक है। तो देखो आगे, अब आता है आंतरिक, कौन सा, आंतरिक रस, आंतरिक का आंतरिक रस। अब आंतरिक रस की बात अगर हम करें तो आंतरिक रस जो है, इससे पाचक एंजाइम अर्ध पचित भोजन पर निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं, निम्न प्रकार से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम क्या करता है, अग्नाशयी रस के इमाइलेज क्रिया से प्राप्त डाइकेस्टोराइड्स पर कार्य करता है, क्या करता है, देखो कार्बोहाइड्रेट से हमें काम मिला था, कार्बोहाइड्रेट से मिला था डाइकेस्टोराइड्स, क्या मिला था हमें, डाइकेस्टोराइड्स मिला था, ये मिला था ना। इसके बाद अब इस पर काम करेगा, कौन करेगा, आंतरिक रस, आंतरिक रस क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बना था उस पर काम करेगा, इस पर काम करके क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा, काहे में, सुक्रोज को क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, कहेगा सुक्रोज, यही है सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज को क्या में तोड़ेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा, क्या में तोड़ेगा, ग्लूकोज में,
और ग्लूकोज टूटने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जुड़ेगा, क्या बनेगा? फ्रक्टोज फ्रक्टोज में, ठीक है, फ्रक्टोज में बदलेगा। उसके बाद क्या करेगा? जो लैक्टोज होगा, क्या होगा? लैक्टोज। अब लैक्टोज को क्या करेगा? लैक्टोज को लैक्टेट क्या करेगा? लैक्टेक्स बनाने, लैक्टेक्स के द्वारा, लैक्टेक्स के द्वारा क्या करेगा? ग्लूकोज और काय में तोड़ेगा? ग्लूकोज में, काय में? ग्लूकोज और काय में तोड़ेगा? अब तोड़ेगा ग्लूकोज, क्या बनेगा? कहाँ बवाल है, ठीक है। नारसी होती राधा गीता सोनी मोनी, हाँ कितना सिंपल रहता। पागल है सारे। आगे देखो, फिर आता है मल्टोज। क्या आता है? मल्टोज। खाली बच्चों को परेशान करने के लिए है? अब भैया मल्टोज को होगा, जो मल्टोज होगा वो मल्टोज को मल्टोज तोड़ेगा, क्या करेगा? मल्टोज को मल्टोज तोड़ेगा और क्या बनाएगा? मल्टोसा तोड़ेगा भाई, मल्टोसा तोड़ेगा और बना देगा, क्या बना देगा भैया? ग्लूकोज और ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज से बनेगा। अब इसको हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। हाँ तो देखो क्या हुआ। अब इसमें तीन चीजें हैं। कितनी चीजें बच्चों? तीन चीजें। सुक्रोज है पहली बात, दूसरा है लैक्टोज है, का लैक्टोज, और तीसरा है मल्टोज। क्या ये तीन चीजें हैं, इनको तीन चीजों को तोड़ना है। क्या करना है? तीन चीजों को तोड़ना है। तो सुक्रोज सुक्रोज को तोड़ देगा, लैक्टोज लैक्टोज को तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा? लैक्टोज को लैक्टेज को तोड़ देगा, और सुक्रोज को सुक्रोज तोड़ देगा। सुक्रोज सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज को सुक्रोज तोड़ देगा, लैक्टोज को लैक्टोज तोड़ देगा, मल्टोज को मल्टोज तोड़ेगा। अब तोड़ने के बाद ये बनेगा, ठीक है। तो अगर सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। अब लैक्टोज को लैक्टोज से तोड़ेगा, कब तोड़ेगा? लैक्टोज को लैक्टोज तोड़ेगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा और ग्लिसरॉल बनेगा। कब बनेगा? ग्लिसरॉल, ठीक है। अब उसके बाद मल्टोज की बात करते हैं। तो मल्टोज मल्टोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा। कब बनेगा? अब सारा ग्लूकोज से बन जाएगा। बन जाएगा। सारा जो झमेला हुआ है वो कहीं जगह पर हुआ है ग्लूकोज को बनाने का। काय खातिर? ग्लूकोज को बनाने के खातिर। जो सारा इतना झमेला किया गया है वो किसके खातिर हुआ है? ग्लूकोज को बनाने खातिर हुआ है। और देखो इसको थोड़ा समझ लीजिए, पढ़ना पहले। सुक्रोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, ठीक है। सुक्रोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे। फिर लैक्टोज को तोड़ोगे तो लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लिसरॉल बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? और मल्टोज को तोड़ोगे तो मल्टोज क्या बनेंगे? ग्लूकोज ग्लूकोज बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या होगा? पाचन होगा। तो लिखा प्रोटीन। अब इसके बाद आता है प्रोटीन पाचक एंजाइम। कौन सा? कौन से एंजाइम थे? आखिरी एंजाइम थे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले। कौन थे? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो अब कौन पचाएगा किसको? अब इसके बाद अगर पचाने की हम बात करें तो आएगा आपका, इसमें जरा झमेला नहीं है। प्रोटीन को केवल एक बार ही तोड़ना है। कितना करना है? एक बार तोड़ना है। प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है ये क्या करेगा? पेप्सिन ट्रिप्सिन लाइक काइमोट्रिप्सिन योग
कार्बोक्सिलिक पेप्टोज से प्राप्त उत्पादकों पर निम्न प्रकार कार्य करता है। जो प्रोटीन से तीन चीजें मिलती, प्रोटीन से क्या मिला है, पेप्सिन मिला है, पेप्सिन एक, ठीक है, पेप्सिन और क्या मिलेगा, पेप्सिन के बाद आपको मिलेगा दूसरा ट्रिप्सिन, क्या मिलेगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बाद आपको मिलेगा काइमोट्रिप्सिन, क्या मिलेगा, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिन के बाद आपको, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन की बात करें उसके बाद आपको मिलेगा कार्बोक्लिक कार्बोक्रिस्पेप्टाइड, कार्बोक्रिस्पेप्टाइड्स, ठीक है, ये हमें मिलेंगे, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, इन सब के द्वारा हमें क्या करना है, इरेसिन, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करेगा, इन सब पर काम एक तरह से करता है। और पॉलीपेप्टाइड्स क्या मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स टूटेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स टूटेंगे किसके द्वारा, इरेप्सिन के कारण, इरेप्सिन के कारण टूटेंगे। और इरेप्सिन से अमीनो अम्ल बनेंगे, क्या बनेंगे, तो झमेला ना भाई, हाँ चलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ये कहाँ से मिले हमें, ये हम पीछे अभी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या थे, प्रोटीन के पाचक एंजाइम थे, क्या था, प्रोटीन के पाचक एंजाइम, ठीक है। तो प्रोटीन से पेप्सिन से हम ट्रिप्सिन बनाए थे, ट्रिप्सिन से लाइकोट्रिप्सिन बनाए थे, लाइकोट्रिप्सिन से कार्बोक्सिलिक बनाए थे, ठीक है। ये सब हुआ था। फिर उसके बाद अब पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करना है, इरेप्सिन के कारण अमीनो अम्ल में बदलना, ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका बड़ी आंत, क्या आता है, हाँ अभी यह पॉइंट आया, ये छोटा पॉइंट तो चला दी और छोटी वाली आंत चली गई, अब इसका कोई काम नहीं है। चलो बड़ी आंत को देखते हैं। बड़ी आंत में भी कितने भाग होते हैं, तो बड़ी जो आंत है ये आहार नाल का अंतिम भाग है, का लास्ट भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा तथा 4.60 सेंटीमीटर चौड़ा नलिका होती है, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है और 1.5 मीटर लंबी होती है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है, मतलब अगर जो कुछ बचा बचाया रह जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। और साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत का बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक से क्या होता है, सशांत उडिक कपाट होता है, क्या होता है, एक उडिक कपाट, क्या कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि भैया जो ये बड़ी आंत है ना, बड़ी वाली आंत, वह जो छोटी वाली आंत थी तो बड़ी आंत से मिलेगी, तो वहां पर एक संरचना होती है जिसको उडुक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उडुक का, उडुक बोला जाता है। ये तो लिखा है, उडुक क्या लिखा है, उडुक, ठीक है। उडुक होता है जिसको हम सीकम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकम, सीकम, समझो समझो इसे। अब क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ पर मिला होता है और ये क्या होता है, एक गेट की तरह लगा होता है, मतलब एक ओल की तरह होता है, ओल की तरह, मतलब ऊपर से खाना आएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा लगा रहता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के अंत में संधि स्थल पर एक प्रसाद उद्युक्त कपाट होता है, ठीक है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में, हाँ तो पहला आ जाएगा बिली वाला, क्या आ जाएगा, सीकम, क्या आ जाएगा, सीकम, मतलब आंत, छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग जो, ठीक है, लास्ट भाग जो इसके जो शुरुआत हो जाती है तो सीकम आ गया।
और बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, ये सबसे पहला भाग सीकम। ठीक, सीकम आ गया। उसके बाद सीकम के बाद आता है दूसरा कोलन। क्या आता है? दूसरा होता है कोलन। क्या होता है? कोलन। ठीक है, अब कोलन के बाद लास्ट आएगा आपका मलाशय। क्या आएगा? मलाशय। ठीक, चलो देखो सीकम होता क्या है, पहले हम सीकम को समझते हैं। यह लगभग 5.8 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक उंगली सदृश नलिका जुड़ी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रमरूप प्रशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमरूप प्रशेषिका कहते हैं। ठीक है, ये जो सीकम है भैया, ये जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहां पर क्या होती है? एक आंगुल की लंबी सी संरचना बाहर की ओर निकली रहती है। क्या होती है? बाहर की ओर निकली रहती है। हाँ, ये देखो छोटी सी दिखाई गई है सीकम। ये कुछ संरचना निकली रहती है, इसको कहा जाता है सीकम। क्या कहा जाता है? सीकम। ये किताब में ना लिखा गया था। देखो जो ये सीकम है, सीकम पर इस पर जो खोज की गई थी, ठीक है, तो ये सीकम हमारे पुराने जब मतलब पहले हमारे साथ काम करते थे। क्या करते थे? जब हम खराब मतलब बिना मांस मतलब कच्चा खा लेते थे, और जब हम क्या होते थे बंदर हुआ करते थे, तब ये काम करता था। अभी यहाँ से एक एंजाइम निकलता था जो उस भोजन को, जो गड़बड़ भोजन था उसको पचाने में मदद करता था। क्या करता था? जो घास वास खा रहे थे, घास फूस, ठीक है, उसको पचाने में मदद करता था। लेकिन जब हमने क्या करने लगे, जब हम अच्छा भोजन करने लगे तो इसका काम खत्म हो गया। इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। और काम खत्म हो गया तब ये काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। क्यों? यहाँ पर ये संरचना बनी रहती है और ये काम कुछ भी नहीं करती। ठीक है, तो यही जो सीकम है ये एक संरचना होती है, ठीक है, जो बाहर थोड़ा निकली रहती है। ठीक, अब देखो कोलन। कोलन की बात करें तो कोलन क्या है? कोलन यह उल्टे यू आकार की नलिका होती है। कैसे होती है? उल्टे यू आकार की नलिका होती है, जो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कैसे होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है, जो निम्न 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित। कोलन के 4 भाग हैं। कितने? 4, 1, 2, 3 और 4। चल देखो इनको तीनों के चारों के नाम। एक होता आरोही खंड। क्या होता है? आरोही। ठीक है, दूसरा होता है अनुपस्थ खंड। क्या होता है? अनुपस्थ। अनुपस्थ 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 होता है अनुपस्थ। और तीसरा होता है अवरोही। और चौथा होता है सिग्माइड। क्या होता है? अवरोही और क्या है? सिग्माइड है। ये तो लिखा है सिग्माइड। सिग्माइड। ठीक है, ये इसके 5 भाग हैं, 4 भाग हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे करते हैं मलाशय की बात। क्या है? मलाशय की बात। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है, जो लगभग 15 सेंटीमीटर चौड़ा। मलाशय की भित्ति बहुत पतली होती है। मलाशय का अंतिम भाग गुदा नाल कहलाता है, जो एक वृत्ताकार गुदा द्वार या मलाशय मल द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। बस इस तरह से क्या होता है? ये जो हमारा क्या है, आहार नाल का जो भाग है, ये सारी चीजें खत्म होते हैं। क्या होते हैं? आहार नाल समाप्त होते हैं। आहार नाल के बाद अब आएंगे क्या? पाचक ग्रंथियां। क्या आएंगे? पाचक ग्रंथियां, जो कल पढ़ाई जाएंगी अगली क्लास में। ठीक है।